हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र से भाषा विज्ञान के बारे में, क्योंकि भाषा विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसीलिए हमें भाषा विज्ञान को भी लेकर चलना है। भाषा विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय आर्य भाषा के बारे में। आज हम लोग देखेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए। आप लोग चैनल से अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़िए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हॉर्नले के अनुसार। हॉर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 4 भागों में किया है: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत आपका है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी या असमिया, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत आपका है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत आपका है गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन के अंतर्गत है मराठी। तो ये तो था हॉर्नले के अनुसार। अब देखेंगे धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। धीरेन्द्र वर्मा ने कुल 5 भागों में भारतीय आर्य भाषाओं को बांटा है। कौन कौन से हैं? उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। उदीच्य के अंतर्गत है सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य के अंतर्गत है गुजराती। मध्य देशीय के अंतर्गत राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य के अंतर्गत ओडिया। दक्षिणात्य के अंतर्गत है असमिया, बंगला और मराठी। अब देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुल 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा, भीतरी उपशाखा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे बाहरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा के भी कितने भाग इन्होंने किए? 2 भाग किए। कौन कौन से? पूर्वी समुदाय और दक्षिणी समुदाय। पूर्वी समुदाय के अंतर्गत है ओडिया, बिहारी, बंगला, असमिया। दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी। फिर बात आती है मध्य उपशाखा की। मध्य उपशाखा के अंतर्गत है मध्यवर्ती समुदाय, पूर्वी हिंदी। भीतरी उपशाखा के अंतर्गत है केंद्रीय समुदाय, उत्तर पश्चिम समुदाय और पहाड़ी समुदाय। तो जो इन्होंने भीतरी उपशाखा की थी उसके भी कितने भाग किए? इन्होंने 3 भाग किए थे। उसके बाद केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, खानदेशी, भीली। उत्तर पश्चिम समुदाय की बात करें तो लहंदा और सिंधी। पहाड़ी समुदाय है, इसके अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी या नेपाली, मध्य केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। तो इतना नहीं याद करने की ज़रूरत है, इतना मुझे नहीं लगता कि डीपली पूछेगा। बस ऐसे ही याद कर लेना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इन्होंने कुल 3 भागों में विभाजित किया है। अभी हम लोगों ने देखा ना, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। उसके बाद इसको भी याद कर लेंगे कि बाहरी उपशाखा के कितने भेद उन्होंने किए? तो 2 किए हैं। मध्य उपशाखा का कोई भेद नहीं है, इसके अंतर्गत मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी है। और भीतरी उपशाखा के भी कितने भाग किए हैं? तो 3 भाग किए हैं। बस यही नाम याद कर लेंगे, इससे ज़्यादा डीप कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब देखेंगे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में किया है।
तो दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी दोनों ने ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। चलिए देखते हैं इनका अब। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। उदीच्य के अंतर्गत इनका है सिंधी, लहंदा, पूर्वी पंजाबी। प्रतीच्य के अंतर्गत है गुजराती, राजस्थानी। मध्यदेशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी। प्राच्य के अंतर्गत है कोशली या पूर्वी हिंदी, मागधी प्रसूत, बिहारी, उड़िया या ओडिया, बंगला, असमिया। दक्षिणात्य के अंतर्गत है मराठी। कश्मीरी भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर चटर्जी के अनुसार दरदीय भाषा से हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न ऐसे बनेगा कि कश्मीरी भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर चटर्जी ने किससे मानी है? तो दरदीय भाषा से माना है इन्होंने। अब आगे बात करेंगे लिपि तथा विकास के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ध्वनियों को लिखने हेतु प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपिक कहते हैं। प्रश्न ऐसे बनेगा कि लिपिक किसे कहते हैं? तो ध्वनियों को लिखने हेतु प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपिक कहते हैं। अब देखेंगे लिपिक विकास क्रम। सबसे पहले चित्रलिपि, उसके बाद सूत्रलिपि, फिर है प्रतीक लिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि और ध्वनि लिपि को अक्षरात्मक तथा वर्णनात्मक लिपि भी कहा जाता है। आगे देखेंगे विश्व की प्रमुख अक्षरात्मक या वर्णनात्मक लिपियां। तो कौन कौन सी हैं? खरोष्ठी लिपि, हिब्रू लिपि, अरमाइक या अरमेइक लिपि, अरबी लिपि, भारतीय लिपियां, ग्रीक लिपि। तो ये सभी कैसी लिपियां हैं? अक्षरात्मक या वर्णनात्मक लिपियां मानी जाती हैं। लैटिन, रोमन लिपि। अब हम लोग देखेंगे लैटिन रोमन जो है लैटिन या रोमन लिपि, इसको ध्यान से देखेंगे। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसमें वर्णों की संख्या केवल 37 है। इसमें संयुक्ताक्षर लिखने की सुविधा नहीं है तथा स्वरों एवं मात्राओं में ह्रस्व तथा दीर्घ का भेद नहीं है। तो कैसे प्रश्न बनेंगे? खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? तो केवल 37 होती है और इसमें संयुक्ताक्षर लिखने की सुविधा नहीं होती और इसमें जो है ह्रस्व तथा दीर्घ का भी कोई भेद नहीं होता। अब देखेंगे अक्षर या वर्ण रहित लिपियां। अक्षर या वर्ण रहित लिपियों में कौन कौन सी है? क्रीट लिपि, हिट्टाइक या हिटाइक लिपि, चीनी लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे महत्वपूर्ण लिपियां केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार। तो चलिए यहाँ पे दिया है लिपि, संबंधित भाषा, लिपि संबंधित भाषा। तो सबसे पहले आपका क्या है? सबसे पहले है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि से संबंधित भाषा कौन कौन सी है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी। बात वहीं करें रूसी लिपि की, तो इससे संबंधित भाषा मानी जाती है रूसी, बुल्गेरियन। अगली लिपि है आपकी रोमन लिपि। रोमन लिपि के अंतर्गत भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। फारसी, अरबी लिपि की बात करें तो इससे संबंधित भाषा है उर्दू, अरबी। यहाँ पे भी अरबी है। फारसी अरबी से ही संबंधित मतलब भाषा समझ में आ रही है कि उर्दू और अरबी होगी। अब है पश्तो अरबी, इससे संबंधित भाषा है कश्मीरी। तेलुगु लिपि से संबंधित तेलुगु है। मैती लिपि मणिपुरी। असमिया लिपि से संबंधित भाषा है असमी। तो यहाँ असमी से असमिया, तेलुगु से तेलुगु लिपि,
कश्मीरी से पश्तो अरबी हो गया। मणिपुरी की लिपि मैती लिपि है। ये सब तो वैसे ही याद होने जैसे हैं। आगे है कन्नड़ लिपि। कन्नड़ लिपि से संबंधित भाषा आपकी है कन्नड़। फिर है गुजराती लिपि, कैथी से मिलती है तथा देवनागरी। तो इससे संबंधित भाषा क्या है आपकी? गुजराती है। फिर बात आती है लंडा लिपि की। इससे संबंधित भाषा क्या है? लहंदा है। फिर है ओलचिक या देवनागरी। इससे संबंधित भाषा का नाम है संथाली। ओडिया लिपि संबंधित भाषा है ओडिया। फिर है मलयालम लिपि। मलयालम लिपि से संबंधित भाषा है मलयालम। फिर है बंगला लिपि। बंगला लिपि बंगला भाषा। तमिल लिपि से संबंधित भाषा है तमिल। मैथिली लिपि तिरहुता देवनागरी। अब है अरबी या देवनागरी या लंडा लिपि। तो इससे संबंधित भाषा सिंधी मानी जाती है। तो इसको जरूर याद रखेंगे। इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है लिपि का नाम और उससे संबंधित भाषा का नाम। और ये जो है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार दिया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी है, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो ऐसे प्रश्न बनेगा, पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो आपको 4 विकल्प दे देंगे, उसमें से एक गुरुमुखी लिपि भी दिया रहेगा। तो यही वाला हमारा क्या होगा? विकल्प सही होगा। अब बात करेंगे भारत की लिपियों की। भारत की लिपियों में है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। अब देखेंगे ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत है आपका उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। फिर है उत्तरी ब्राह्मी से संबंधित गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के अंतर्गत आपका है कुटिल या सिद्ध मातृका लिपि। और यही जो दिया गया है कुटिल या सिद्ध मातृका लिपि, इसके भी 2 भेद हुए। कौन कौन से हुए? शारदा लिपि और देवनागरी लिपि। इसको एक बार पुनः देखेंगे तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं भारत की लिपियों के बारे में। तो भारत की लिपियों के अंतर्गत आपका है ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। फिर ब्राह्मी लिपि के भी भेद हुए। कौन कौन से हुए? उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ये किसके भेद हुए? ब्राह्मी लिपि के हुए। उसके बाद है उत्तरी ब्राह्मी के भेद। उत्तरी ब्राह्मी लिपि के भेद हुए गुप्त लिपि। और गुप्त लिपि के अंतर्गत आपका आया कुटिल या सिद्ध मातृका लिपि। और इसका भी जो है 2 भाग हुआ। कुटिल या सिद्ध मातृका के अंतर्गत आपका आया शारदा लिपि और देवनागरी लिपि। शारदा लिपि और देवनागरी या नागरी लिपि। अब इसको देखेंगे दक्षिण ब्राह्मणी लिपि के बारे अंतर्गत कौन सा आया। यहाँ पे आपका दिया है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। इसके अंतर्गत है आपका तमिल, कन्नड़, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, पश्चिमी तथा मध्य प्रदेशीय लिपि। तो ये था पूरा भारत के लिपियों के बारे में विस्तृत जानकारी। अब आगे देखेंगे ब्राह्मी लिपि से देवनागरी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा गुरुमुखी इत्यादि लिपियों का विकास हुआ। फिर से देखेंगे ब्राह्मी लिपि से देवनागरी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा गुरुमुखी इत्यादि लिपियों का विकास हुआ। तो इसको जो है कैसे याद करेंगे? जब भारत की लिपियों की बात आएगी तो 2 लिपियां इसमें प्रमुख हुई। कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। और ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आया उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। उसके बाद फिर ब्राह्मी लिपि जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी उसके अंतर्गत गुप्त लिपि आया। और गुप्त लिपि थी उसके अंतर्गत ही आपका कुटिल या सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ। और कुटिल या सिद्ध मातृका लिपि से 2 और लिपियों का विकास हुआ, वो थी शारदा लिपि और देवनागरी या नागरी लिपि।
वहीं जो है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि की बात की जाए तो उसके अंतर्गत तमिल, कन्नड़, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, पश्चिमी तथा मध्य प्रदेशीय लिपि का विकास हुआ। और जितनी भी भाषाएं यहाँ दी गई हैं मेन आपका यही है, क्योंकि जितनी भी ये लिपियाँ दी गई हैं सभी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। दक्षिण भारत में इसे नंदनागरी या नंदी नागरी कहते हैं। किसको? देवनागरी लिपि को। यह अक्षरात्मक लिपि है। इसके द्वारा लेखन बाएं से दाएं होता है। यह हिंदी भाषा की लिपि है। ललित विस्तार ग्रंथ के अनुसार नागरी लिपि से इसका नाम नागरी पड़ा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे है ललित विस्तार ग्रंथ के अनुसार नाग लिपि से इसका नाम नागरी पड़ा। आगे देखेंगे। नागरी या देवनागरी लिपि का टाइप बनाने का श्रेय पंचानन तथा चार्ल्स विल्किंस को है। 14 सितंबर 1949 को इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा राजलिपि घोषित किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा, तभी अच्छे से समझ आएगा। जिसके पास पुस्तक है ठीक है, वो पुस्तक से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसके पास पुस्तक नहीं है वो 2 से 3 बार ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस प्रकार बनेंगे कि देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा नंदनागरी या फिर नंदी नागरी। और फिर दूसरा प्रश्न बनेगा देवनागरी लिपि किस तरह से लिखी जाती है? तो इसका लेखन बाएं से दाएं होता है। और यह लिपि कैसी है? तो अक्षरात्मक है। यह हिंदी भाषा की लिपि है। और फिर पूछा जाएगा किस ग्रंथ के अनुसार नाग लिपि से इसका नाम नागरी पड़ा? तो वो ग्रंथ है आपका ललित विस्तार ग्रंथ। फिर प्रश्न बनेगा नागरी या देवनागरी लिपि का टाइप बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है श्रेय पंचानन तथा चार्ल्स विल्किंस को। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है वो है 14 सितंबर 1949 को इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा राजलिपि घोषित किया गया। आगे है देवनागरी लिपि में सुधार हेतु प्रयास। तो चलिए देखते हैं। सावरकर बंधुओं द्वारा 12 खड़ी का प्रचलन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 190 टाइपों में तिलक फॉन्ट, श्याम सुंदर दास का सुझाव पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना, आचार्य नरेंद्र देव समिति के अनुसार 1947 ईस्वी द्वारा प्रयास किया गया। नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी द्वारा प्रयास किया गया। काका कालेकर उप समिति के द्वारा भी देवनागरी लिपि सुधार का प्रयास किया गया। तो ये था महत्वपूर्ण टॉपिक आज का। कल हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियों के बारे में। तो इसको आशा करती हूँ आप लोगों को जितना आज पढ़ा गया है समझ आया होगा। और आगे भी तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। और एक बार फिर से सभी का आभार जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं, और अपने साथियों को भी आप लोग चैनल से ज़रूर जोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।